Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बेनिफिट्स फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। देन हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई वर्ड्स हैं क्या। आगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो कि आपकी वोकैब प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में हम कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एग्ज़ाम में जब अनसीन पैसेज आता है जो उस पोर्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। दैन कॉम्प्रहेंशन ग्रामर के एमसीक्यूज़ करेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर जैसा कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में हम क्लोज टेस्ट एंड PQRS देखेंगे। ठीक है, ये आजकल एग्जाम में सभी में आ रहा है और काफ़ी डिफिकल्ट है इनको टैकल करना। समझ में ही नहीं आता कि भाई ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया जाए और PQRS का तो सीक्वेंस भी समझ में नहीं आता कि यार पहले इसको लगाया जाए या फिर दूसरे को। तो ये चीज़ जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हो क्लोज टेस्ट और PQRS और कुछ ट्रिक्स लगाते हो तो फिर ये चीज़ें भी आसान हो जाती हैं और यहाँ पर भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। फोर्थ पोर्शन ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में आपने जितनी वोकैब पढ़ी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, वहाँ पर सब कुछ ईजिली समझ में आएगा, बट वोकैब की नेचर होती है कि भूल सकते हैं उसको, तो आप भूले ना उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रिकी प्रैक्टिस MCQs प्रैक्टिस रखी है, जिसके बाद तो भाई चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। ये बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL, स्टेनो या कोई और भी एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आ रही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA, CDS या CAPF, या फिर आप UPSC एस्पिरेंट्स हो, सभी को डायरेक्ट बेनिफिट देती है क्लास। इस एक क्लास में जितना कंटेंट भरा हुआ है पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई देखो एक सिंगल क्लास आपको वोकैब सिखा रही है, आपको ग्रामर सिखा रही है, ठीक है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सिखा रही है, फोर्थ यहाँ पर आपको क्लोज टेस्ट सिखा रही है, फिफ्थ PQRS भी मिल जाते हैं इसी क्लास में, सिक्स्थ एक अच्छे खासे लेवल पर हम ट्रांसलेशन सीखते हैं और सेवन्थ एक बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में रहते हैं लगभग 10 क्वेश्चन एडिटोरियल में और 25 के आसपास वोकैब वाले, तो लगभग 35 क्वेश्चंस का आप डेली प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो। तो ये अपने आप में क्लास भी है और ये एक अपने आप में प्रैक्टिस सेट भी है। डेली बेसिस पर लगाएंगे, मॉर्निंग में हो जाती है क्लास 8 बजे, डेली बेसिस पर इसको लगाते जाइए। कुछ ही महीनों में देखना आपके इंग्लिश का, ओवरऑल इंग्लिश का आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। ऑलराइट, कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें और मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नहीं है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकैबुलरी वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है रेकलेसली। एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है लापरवाही से। विदाउट थिंकिंग अबाउट डेंजर और कंसिक्वेंसेज। जो व्यक्ति किसी डेंजर के बारे में ना सोचे, परिणाम के बारे में ना सोचे और किसी काम को कर रहा है, तो मतलब कैसे लापरवाही से कर रहा है, रेकलेसली कर रहा है। ही ड्रोव रेकलेसली थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट। क्राउडेड स्ट्रीट थी, गलियाँ कैसी थी, भरी हुई थी, भीड़ भाड़ वाली गलियाँ थी, और उसमें कैसे चला रहा था वो, ड्राइव कर रहा था रेकलेसली, लापरवाही से चला रहा था। केयरलेसली, रैशली एंड हीडलेसली, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे कॉशियसली, प्रूडेंटली एंड केयरफुली। रैशली को मत करो, हीडलेसली को मत करो। हीड का मतलब होता है ध्यान और हीडलेसली मतलब बिना ध्यान दिए। केयरलेसली का पता है, कॉशियसली, इसमें से आप प्रूडेंटली को मत करो। रैक, अगर आप देखो रैकलेसली रैक से बना है और रैक WREC के रैक का मतलब होता है जो अलमारी वगैरह होती है जिसमें आप बुक्स वगैरह रखते हैं। तो अगर आप रेकलेस हो, इफ़ यू आर रेकलेस, अगर आप रेकलेस हो तो आप रैक को तोड़ सकते हो, ठीक है। यू मे कॉज अ रैक, आप एक रैक को भी तोड़ सकते हो या फिर आप एक गड़बड़ भी कर सकते हो। तो अगर आप रेकलेस हो तो आप एक रैक तोड़ सकते हो, ठीक है। और उस रैक का मीनिंग तो ये ना, ये वर्ड है, लेकिन रैक एक मलबा है, मतलब आप तबाही भी कर सकते हो, चीज़ों को बिखेर भी सकते हो। दोनों मीनिंग हो जाएंगे ना इसके।
अगर आप रैकलेस हो तो आप रैक कर सकते हो, चीज़ों को बर्बाद कर सकते हो, रैक को तोड़ सकते हो। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, कोई भी ट्रिक लगा लेना, उस तरीके से आप इसको याद कर लेना। अगला वर्ड है एस्केलेशन, नाउन होता है, वृद्धि या फिर बढ़ोतरी को बोलते हैं एस्केलेशन। एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी, सीरियसनेस और मैग्नीट्यूड। एस्केलेशन क्या है? किसी एक चीज़ की इंटेंसिटी में, सीरियसनेस में, मैग्नीट्यूड में अगर बढ़ोतरी हो रही है, किसी की तीव्रता बढ़ रही है, किसी की सीरियसनेस बढ़ रही है, उसको बोलते हैं एस्केलेशन। द कन्फ्लिक्ट सो आ सडन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें क्या देखने को मिला है? सडन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। वायलेंस का एस्केलेशन हो गया, बढ़ गई वायलेंस। इंटेंसिफिकेशन हुआ, राइज हुई, एम्पलीफिकेशन हुआ। मार्क करेंगे इंटेंसिफिकेशन को, मार्क करेंगे एम्पलीफिकेशन को। एक तरफ बढ़ी है तो इसका उल्टा रहेगा रिडक्शन, डिक्लाइन और लेसनिंग, मतलब कम हुआ है चीज़ें। लेसन हुआ है मतलब कम हुआ है चीज़ें। एस्केलेटर गोज अप। एस्केलेटर देखा आपने, सीढ़ियाँ जो चलती हैं खुद से, जो मेट्रो वगैरह पर आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी जो ऊपर खुद से चल रही होती है, तो वो कहाँ जा रही होती है? अप जा रही होती है, ऊपर। एस्केलेटर का मतलब गोज अप, तो एस्केलेशन का मतलब क्या है कि टेंशन्स या कोई चीज़ जो है, सीरियसनेस, वो बढ़ती है। ठीक है। लेटिन वर्ड है स्काला, लेडर से संबंधित होता है स्टेप, तो स्टेप्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं सीढ़ियाँ, तो फिर वैसे ही। अगला वर्ड है फोर्थराइट, एडजेक्टिव होता है स्पष्टवादी को, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन इन स्पीच और मैनर। फोर्थराइट का मतलब क्या है कि भाई स्पष्टवादी कोई चीज़ है, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट बोल दी कोई चीज़, उसका बोलते हैं फोर्थराइट। शी वॉज फोर्थराइट इन एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियंस। वह कैसी थी? वह कैसी थी? वह एकदम फोर्थराइट थी, मतलब क्या? डायरेक्ट थी। किस चीज़ में? इन एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियंस, अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में। तो फोर्थराइट मतलब एकदम राइट। कैंडिड मतलब साफ एकदम, ब्लंट एंड आउट स्पोकन, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। दोनों को मार्क करो, कैंडिड को भी और ब्लंट को भी, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। एंटोनिम्स रहेंगे इवेजिव, सिक्रेटिव एंड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब जो साफ नहीं है, अस्पष्ट। एम्बिगुअस भी कई बार आया है, ठीक है। इवेजिव भी मार्क करिएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं सारे। सिक्रेटिव का तो मतलब पता है कि जो चीज़ सीक्रेट में है, छिपी हुई है। फोर्थ प्लस राइट। फोर्थ का मतलब क्या होता है? सीधा, और राइट मतलब एकदम सही। तो सीधा एकदम सही मतलब क्या? स्पष्ट एकदम सही बोल देना। मूविंग स्ट्रेट अहेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फोर्थ राइट क्या है? एकदम स्पष्टवादी, डायरेक्ट, एकदम क्लियर। अगला वर्ड है असोल्ट, नाउन भी है, वो भी है, इसका मतलब होता है हमला करना। अ वायलेंट फिजिकल और वर्बल अटैक। भाई अटैक दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल अटैक हो सकता है किसी के ऊपर, या फिर एक वर्बल, केवल बहस के थ्रू, शब्दों का एक अटैक हो सकता है। तो वायलेंट और फिजिकल अटैक उसको बोलते हैं असोल्ट। द आर्मी लॉन्च्ड एन असोल्ट ऑन द एनिमी बेस। आर्मी ने लॉन्च करा एक असोल्ट, यानी कि एक हमला किया, किस पर? एनिमी के बेस पर, दुश्मन के बेस पर। अटैक, स्ट्राइक और एग्रेशन तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, एक तरफ देखो हमला हुआ है तो इसका उल्टा क्या रहेगा? फिर डिफेंस, बचाव करना, प्रोटेक्शन और सेफगार्ड करना। ए प्लस सोल्ट, असोल्ट, ऐसे तो बना असोल्ट। तो असोल्ट का मतलब क्या? आप किसी के ऊपर नमक फेंक दे रहे हो, किसी के घावों पर नमक फेंक दे रहे हो, मतलब क्या? आप अटैक कर रहे हो उसके ऊपर। तो असोल्ट, असोल्ट, आप किसी के ऊपर नमक फेंक रहे हो, सोल्ट फेंक रहे हो, असोल्ट मतलब हमला कर रहे हो। डिवास्टेट वर्ब होता है, तबाह करने को बोलते हैं डिवास्टेट करना। टू डिस्ट्रॉय और रोइन कंप्लीटली, किसी चीज़ को कंप्लीट तरीके से रोइन कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, तहस नहस कर देना। द साइक्लोन डिवास्टेटेड द कोस्टल विलेजेस। कोस्टल का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के आसपास के एरिया हैं। तो कोस्टल विलेजेस, जो समुद्र के तट के पास जो विलेजेस हैं, उनको साइक्लोन ने कर दिया है डिवास्टेट, मतलब तबाह कर दिया है। डिमोलिश, रोइन और रेवेज, ये तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, मार्क करेंगे। रेवेज को मार्क करेंगे, रोइन को, डिमोलिश भी कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। एक तरफ तबाह करा जा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा? फिर रिपेयर करना, रिस्टोर करना एंड रीबिल्ड करना, दोबारा से बिल्ड करना, दोबारा से बनाना। वर्ड के निमोनिक देखो, देवा स्टेट, दो वर्ड से बना। देवा स्टेट, देवा क्या होता है? गॉड, भगवान। अगर भगवान गुस्से में आ जाए तो पूरे के पूरे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन मतलब, तो देवा स्टेट का मतलब क्या है? देवा, अगर भगवान गुस्से में आ जाए तो पूरे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देवा स्टेट मतलब डिस्ट्रॉय करना। डिटर्ड वर्ब होता है, इसका पास्ट टेंस है। डिटर्ड का, डिटर का पास्ट टेंस है डिटर्ड, पास्ट फॉर्म है। रोकना और हतोत्साहित करना, भाई किसी चीज़ को रोक रहे हो तो उसको बोलते हैं डिटर करना। डिस्करेज्ड फ्रॉम टेकिंग एक्शन ड्यू टू फियर और डाउट। फियर, डर में, या फिर डाउट यानी कि शंका में, क्या करना? डिस्करेज करना किसी एक्शन को, मतलब क्या? रोकना। शी वॉज डिटर्ड फ्रॉम चीटिंग बाई द स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर। काफ़ी, इन्विजिलेटर कौन होता है? जो एग्जाम में आपकी ड्यूटी होती है जिस टीचर की, तो उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर है, परीक्षा करवा रहा है आपकी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है,
तो शी वॉज डिटर्ड फ्रॉम चीटिंग मतलब क्या, चीटिंग से रोकी गई है, चीटिंग से रोकी गई है एग्जाम के अंदर बाई स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर। डिस्करेज करना, रेस्ट्रेन करना और प्रिवेंटेड, मार्क करो रेस्ट्रेन्ड को। एक तरफ तो रोका गया है, दूसरी तरफ एनकरेज कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि काम करिएगा, तो परसुएड को मार्क कर लेंगे। डी टेरर, तो टेरर को रोकना ही तो होता है, टेरर को रोकना, टू स्टॉप करना या फिर प्रिवेंट करना। डी टेरर, टेरर है आतंक, डी टेरर कर दिया मतलब आतंक को रोक दिया, तो डिटर्ड का मतलब क्या होता है, रोकना, डिटर करना मतलब रोकना। जेनोसाइड नाउन होता है, नरसंहार को बोलते हैं जेनोसाइड। द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एस्पेशली ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और नेशन। डेलिब्रेट किलिंग, अपनी मर्जी से किसी की किलिंग करना, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की, एक बड़े ग्रुप की, और ख़ास तौर पर किसी एक कम्युनिटी की, रेस की या फिर किसी एक देश की। हिस्ट्री रिमेंबर्स द जेनोसाइड कमिटेड ड्यूरिंग वॉर्स, हिस्ट्री में क्या है, आज भी चीज़ें दर्ज हैं, जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, कमिटेड ड्यूरिंग वॉर्स, वॉर्स के दौरान। मास किलिंग को बोल सकते हो, बहुत बड़े लेवल पर किलिंग हो रही है लोगों की। स्लॉटर एंड एक्सटर्मिनेशन, मार्क करो एक्सटर्मिनेशन को, अच्छा वर्ड है, नरसंहार का ही मतलब है एक्सटर्मिनेशन। स्लॉटर को मार्क कर सकते हो, कत्लेआम। एक तरफ तो बात कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार, और दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा पीस, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। जेनो का मतलब होता है, देखो रेस, जेनो का मतलब होता है रेस, एक पूरी मानव जाति की एक जाति। साइड का मतलब होता है किलिंग, तो जहाँ वर्ड के लास्ट में आपको साइड मिलेगा उसका मतलब कहीं ना कहीं किलिंग से मिलेगा, तो जेनोसाइड मतलब क्या, किलिंग। जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ पीपल, तो किलिंग ऑफ अ रेस, ह्यूमन काइंड की किलिंग, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट, एडजेक्टिव होता है घोर, स्पष्ट रूप से बुरा, शॉकिंगली नोटिसेबल और ऑफेंसिव, बहुत बुरा है कोई चीज़, नोटिसेबल है, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। इट वॉज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्या है, एक बहुत ही घोर वायलेशन है किस चीज़ की, उल्लंघन है किस चीज़ का, ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। ब्लैटेंट, ग्लेरिंग एंड ऑब्वियस, मार्क करो, ब्लैटेंट को एग्जाम में कई बार आ चुका है, ग्लेरिंग भी आप मार्क कर सकते हो। ऑब्वियस का तो पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो घोर है, स्पष्ट, दूसरी तरफ हिडन, छिपा हुआ है, सटल, बहुत मामूली सा है, और कंसील्ड मतलब छिपा हुआ है, कंसील्ड को मार्क करेंगे, सटल को मार्क करेंगे, हिडन का तो पता होगा। फ्लैग ऑन रेंट, अच्छा पाकिस्तान इतना गरीब देश हो चुका है कि अब वो चाइना से फ्लैग भी रेंट पर लेगा। फ्लैग ऑन रेंट मतलब फ्लैग भी रेंट पर लेगा, तो ये तो बहुत घोर है, स्पष्ट रूप से बहुत बुरा, ऑब्वियस और नोटिसेबल है, तो समझ में आ गया। फ्लैग ऑन रेंट पर ले रखा है पाकिस्तान ने चाइना से, तो ये क्या है, बहुत घोर है, बहुत बुरी बात है। अगला वर्ड है टेसिट, एडजेक्टिव होता है मौन रूप से सहमति, अंडरस्टूड विदाउट बीइंग स्पोकन, बिना कुछ बोले समझ जाना चीज़ों को, उसको बोलते हैं टेसिट। हिज साइलेंस वॉज टेकन एज टेसिट अप्रूवल, उसकी जो साइलेंस थी उसको कैसे लिया गया है, टेसिट अप्रूवल की तरह से लिया गया है कि हाँ भाई उसकी सहमति है, अनस्पोकन। इम्प्लिसिट एंड वर्डलेस, वर्डलेस मतलब बिना शब्दों के। एंटोनिम्स रहेगा एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस मतलब बता दिया, स्टेटेड कही गई बात, तो इम्प्लिसिट को मार्क कर सकते हो यहाँ पर, इधर एक्सप्लिसिट को कर सकते हो, दो ही वर्ड्स ठीक है आज लिखने के लिए इसमें। टेसिट, टेसिट ऐसे नहीं लगेगा टेक इट, और टेक इट कैसे, विदाउट सेइंग एनी, बिना कुछ कहे बस ले लिया, कोई चीज़ आपको दी गई, अब आपकी या तो उस पर सहमति रहेगी या असहमति रहेगी, लेकिन टेसिट मतलब टेक इट, आपने उसको ले लिया, मतलब क्या, बिना कुछ कहे ले लिया, मतलब मौन सहमति है आपकी। लैटिन वर्ड है टेसिटस, इसका मतलब होता है साइलेंट, तो साइलेंट रूप से अगर आपकी सहमति है तो उसको बोलते हैं टेसिट। अगला वर्ड है फ्रेजाइल, एडजेक्टिव होता है नाजुक, आसानी से टूटने वाला है कोई चीज़, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। ईजिली ब्रोकन होते हैं, जो चीज़ ईजिली ब्रोकन हो सकती है उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। द ग्लास वर टू फ्रेजाइल टू मूव केयरलेसली, ग्लास कैसा था, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था, बहुत ज़्यादा नाजुक था, टू मूव केयरलेसली, तो आप उसको केयरलेसली मूव नहीं कर सकते थे, वरना तो वो टूट सकता था, ठीक है जी। डेलिकेट, ब्रिटल और वीक, तीनों रहेंगे इसके क्या, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। डेलिकेट को मार्क करो, ब्रिटल को मार्क करो, वीक का आपको पता है, और इसका उल्टा क्या रहेगा एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग, मजबूत मतलब ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलेगा, और स्टडी, स्टडी को मार्क करो, एग्जाम में आ चुका है कई बार। डेलिकेट, ब्रिटल और स्टडी, तीन अच्छे वर्ड्स मिल गए हमको यहाँ से, और चौथा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फॉल्सली एजाइल, फ्रेजाइल मतलब क्या है, फॉल्सली एजाइल, फ्रेजाइल, एफ से फॉल्स और एजाइल, एजाइल क्या होता है, फुर्तीला, फुर्तीला मतलब एकदम लचीला, जो चीज़ एकदम फुर्तीली है, लचीली है, कहीं भी मोड़ दो, कुछ भी कर दो। लेकिन फॉल्स एजाइल क्या है, जो टूट जाएगी, तो नाजुक अगर कोई चीज़ है भाई, नाजुक चीज़ फुर्तीली तो नहीं हो सकती, तो फ्रेजाइल है अगर कोई चीज़, वो कैसी है, फॉल्सली एजाइल है, मतलब क्या, नाजुक है, फ्रेजाइल मतलब नाजुक। फ्रेजिलिस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है इजीली ब्रोकन, जो चीज़ आसानी से टूट जाएगी, उसी से बना है ये फ्रेजाइल वर्ड, फ्रेजिलिस से, तो कोई चीज़ आसानी से टूट सकती है मतलब कमज़ोर है, तो फ्रेजाइल का मीनिंग यही होता है। अगला वर्ड है लेवरेज, नाउन भी है, वो भी है, प्रभाव या फिर दबाव डालने को बोलते हैं लेवरेज। एडवांटेज को भी बोलते हैं, ठीक है, एडवांटेज को भी बोलते हैं क्या,
लेवरेज द पावर और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस टू यूज समथिंग फॉर एडवांटेज। एडवांटेज के लिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको भी लेवरेज बोलते हैं। तो पावर और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने की पावर या एबिलिटी, कला आपके अंदर, या फिर एडवांटेज। ही यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट्स एज लेवरेज टू गेट द डील। उसने क्या करा, अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करा है किस चीज़ के लिए, लेवरेज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, टू गेट द डील, डील के लिए। इन्फ्लुएंस करना, एडवांटेज लेना या फिर कंट्रोल करना, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे वीकनेस, डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। लीवर, एज, जॉनी लीवर, इन्फ्लुएंस, एडवांटेज। और इसको इस तरीके से समझो, लीवर, जॉनी लीवर है, जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनकी एज हो जाएगी तो उनको क्या मिलेगा, जॉनी लीवर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है तो उनके बच्चों को क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है लेवरेज का, इन्फ्लुएंस भी और एडवांटेज भी। इस तरीके से याद कर सकते हो, फनी तरीका है थोड़ा सा, बस याद हो जाएगा, इतना है। वर्ड एक बार याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर तो उसका लिटिल मीनिंग आप याद करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, हर चाल या उपाय, ऑल द मेथड्स और रिसोर्सेज वन हैज़। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, जितने ट्रिक्स थी, सारा कुछ, जितने बैग में आपकी ट्रिक्स थी सारी लगा दी। मतलब क्या, हर चाल या फिर हर एक उपाय, हर मेथड आपने यूज़ कर लिया, सारे रिसोर्सेज आपने यूज़ कर लिए। ही यूज्ड हिज होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू इम्प्रेस द जज। जज को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने सारे उपाय लगा लिए। नेक्स्ट अगला है वॉक द टाइट रोप। वॉक द टाइट रोप, खतरनाक संतुलन की स्थिति, टू बी इन रिस्की और डेलिकेट सिचुएशन, एक खतरनाक सिचुएशन में होना, रिस्की सिचुएशन में होना, उसी को बोलते हैं वॉक द टाइट रोप। द पॉलिटिशियन वॉकड अ टाइट रोप बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स। दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में पॉलिटिशियन ने क्या करा है, एक टाइट रोप, मतलब कि एक बहुत ही बैलेंस तरीके से उसने अपनी स्थिति को बनाकर रखा है। डाउन इन द डम्प्स, उदास होना, फीलिंग सैड और डिप्रेस, सैड हो जाना, डिप्रेस हो जाना, उसको बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। ही हैज़ बीन डाउन इन द डम्प्स सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। अब किसी की जॉब चली गई तो भाई वो उदासी तो हो जाएगा, तो ही हैज़ बीन डाउन इन द डम्प्स, वो कैसा था, उदास था। फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, बुरी स्थिति, व्यंग्यात्मक रूप से बोला जा रहा है कि दिस इज अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब क्या, खतरनाक सिचुएशन है, बुरी, प्रॉब्लमैटिक या फिर बैड सिचुएशन है। दिस फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स इज ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। ये जो स्थिति आई है ना, ये किस वजह से आई है, खराब स्थिति, पुअर मैनेजमेंट की वजह से आई है। तो एक व्यंग्यात्मक रूप से, मजाक के रूप में बोल दी जाती है बात कि भाई फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स है। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है सेटिंग बैक, देरी करना, नुकसान पहुंचाना, टू डिले और हिंडर प्रोग्रेस। सेटबैक का मतलब होता है क्या, बाधा। सेटिंग बैक हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को रोका जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। द हैवी रेन सेटबैक द कंस्ट्रक्शन वर्क। हैवी रेन हो गई, काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ गई तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, सेटबैक हो जाएगा। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, सजेस्ट करना, प्रपोज करना। शी पुट फॉरवर्ड एन आइडिया ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग चल रही है, उसके दौरान एक लड़की है शी, उसने क्या करा है, एक आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया, मतलब क्या, प्रस्ताव रखा, सजेशन दिया। वॉक बैक, वॉक बैक का मतलब तो वापस लेना। विड्रॉ और टेक बैक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना, उसको बोलते हैं वॉक बैक करना। द मिनिस्टर हैड टू वॉक बैक हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क। मिनिस्टर को क्या करना पड़ा है, वॉक बैक करना पड़ा, मतलब विड्रॉ करना पड़ा अपनी जो रिमार्क्स थी, जो उसने कंट्रोवर्शियल, एकदम सनसनी की वाली जो कमेंट कर दी थी, उसको विड्रॉ किया, वापस लिया है। अगला है चॉप अप। चॉप का मतलब तो काटना होता है, तो चॉप अप का मतलब क्या है, टुकड़े करना। टू कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में काट देना। शी चॉप्ड अप द वेजिटेबल फॉर द सूप। सूप के लिए एक लड़की है, उसने क्या करा है, चॉप अप किया है वेजिटेबल्स को, मतलब सब्जियों को छोटा छोटा टुकड़ों में काटा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखते हैं। पहला है वाटरफॉल, झरना, एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। हाइट से एक पानी का झरना ऊपर से निकल रहा है ना, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं झरना। ये तो सबको पता होगा। वी विजिटेड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी, पहाड़ियों में हमने एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, झरने को विजिट किया, देखा। वाटर प्लस फॉर, वाटर गिर रहा है तो मतलब वाटर फॉलिंग हो रही है, मतलब वाटरफॉल है, झरना है। वर्चुसो, वर्चुसो एक निपुण कलाकार को बोलते हैं। अ पर्सन हाईली स्किल इन म्यूजिक और द आर्ट्स। कोई व्यक्ति म्यूजिक में, आर्ट में बहुत ज़्यादा स्किल है, जिसके अंदर बहुत अच्छी कला है, उसी को बोलते हैं वर्चुसो। मोजार्ट वॉज अ चाइल्ड वर्चुसो। मोजार्ट कैसा था, एक चाइल्ड, एक बच्चा, एक बाल कलाकार था। वर्चू, वर्चू क्या होता है, कि स्पेशल टैलेंट होता है, किसी के अंदर वर्चू है, वर्चू को बोलते हैं गुण। किसी के अंदर कोई वर्चू है मतलब स्पेशल टैलेंट है, तो वर्चुसो है वो।
वर्ड है, लैटिन वर्ड है वर्टुस, इसका मतलब होता है स्किल या फिर एक्सीलेंस, तो उसी से बना वर्टुसो मतलब एक निपुण कलाकार, एकदम स्किल्ड प्रोफेशनल। स्किल्ड या तो कोई म्यूजिशियन रहेगा, आर्टिस्ट रहेगा, उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है सोनेट, 14 पंक्तियों की कविता। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली विद राइम स्कीम। एक ऐसी कविता है जिसके अंदर राइमिंग स्कीम है, मतलब आखिर के जो वर्ड्स हैं वो मिलते चले जाएंगे और 14 उसके अंदर लाइन्स रहेंगी, तो उसी को बोलते हैं सोनेट। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर वर्ल्ड फेमस। शेक्सपियर एक राइटर हुए हैं इंग्लिश में, उसके जो सोनेट्स हैं, उनकी जो कविताएं हैं 14 पंक्तियों की, वो वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस है। सोन का मतलब है साउंड, और सोनेट क्या है, एक साउंड की पोयम है, मतलब जिसमें सेम साउंड आ रहा होता है लास्ट में। इटालियन वर्ड है सोनेटो, इसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, तो वही है, 14 पंक्तियों की कविता है, उसी को बोलते हैं सोनेट। अगला वर्ड है एडहेयर, चिपके रहना, पालन करना। टू स्टिक फर्मली टू समथिंग और फॉलो रूल्स, किसी चीज़ से चिपक जाना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी रूल को फॉलो करना, उसको बोलते हैं एडहेयर करना। स्टूडेंट्स मस्ट अडहेयर टू स्कूल रूल्स, और इसके साथ अडहेयर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अडहेयर टू मतलब पालन करना चाहिए स्कूल के रूल्स का। एडहेयर यहाँ पर चिपकाओ मतलब क्या, स्टिक करो, तो एडहेयर ये वर्ड है, इसका लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू स्टिक टू, किसी चीज़ से चिपक जाना। तो अगर आप किसी चीज़ से चिपक गए हो मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब क्या, पालन कर रहे हो, तो यही होता है इसका लिटरल मीनिंग कि भाई पालन करना। ठीक है जी, ऑलराइट। वोकैब का पोर्शन कवर हो चुका है, अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। रेकलेस एस्केलेशन ऑन इजराइल्स अटैक ऑन कतर। इजराइल ने रिसेंटली अटैक करा है कतर पर, और इसको क्या बोल रहा है ये हमारा राइटर एडिटर, ये कह रहा है रेकलेस एस्केलेशन। रेकलेस मतलब लापरवाही भरा, एस्केलेशन मतलब चीज़ों की भड़क, लापरवाही वाली भड़क। ऑन इजराइल अटैक ऑन कतर, कतर पर जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है, मजा आएगा पढ़ के बहुत। इंडिया शुड बी मोर फोर्थराइट इन अपोजिंग इजराइल्स रीजनल वॉर। इंडिया को क्या होना चाहिए, और ज़्यादा फोर्थराइट, और ज़्यादा डायरेक्ट होना चाहिए अपोज करने में, विरोध करने में इजराइल की रीजनल वॉर को, जो इजराइल के अंदर युद्ध चल रहे हैं उसको अपोज करने में, उसका क्रिटिसिज्म करने में इंडिया को और ज़्यादा थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाहिए। इवन बाई इजराइल्स ओन स्टैंडर्ड्स, इट्स September 9, 2025 अटैक ऑन कतर targeting Hamas leaders was a reckless escalation of the regional conflict, one that could make peace in Gaza even harder to achieve. Even by Israel's own standard, इसराइल के खुद के मानकों के हिसाब से भी इट्स September 9, 2025 अटैक ऑन कतर, 9 सितंबर 2025 को, अभी परसों तरसों, जो कतर के ऊपर इसने अटैक किया, इसराइल ने टारगेट किया हमास के लीडर्स को, वॉज आ रेकलेस एस्केलेशन, ये बहुत लापरवाही वाली भड़क थी, रीजनल कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा भड़काएगा ये। वन दैट कुड मेक पीस, और एक ऐसा हमला है ये, ऐसी स्ट्राइक है, वन दैट कुड मेक पीस इन गाज़ा इवन हार्डर टू अचीव, जो कि गाज़ा में जो शांति है उसको और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। सिंस हमास October 7, 2023 असोल्ट, हमास ने 2023 में October 7 में एक बहुत बड़ा असोल्ट किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल हैज़ बॉम्ब्ड अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज बिसाइड्स डिवास्टेटिंग गाज़ा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने असोल्ट किया इसराइल के ऊपर, तब से, सिंस मतलब तब से, इसराइल हैज़ बॉम्ब्ड अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, तब से इसराइल ने बॉम्ब किया है अरब कंट्रीज़, बहुत सारी अरब कंट्रीज़ के ऊपर बॉम्बिंग की है, बिसाइड्स डेवास्टेटिंग गाज़ा, गाज़ा को तबाह करने के अलावा बहुत सारे अरब कंट्रीज़ पर भी इसराइल ने अटैक किया है। इट्स स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन जून ट्रिगर्ड अ ब्रीफ एरियल वॉर। इसकी जो स्ट्राइक हुई थी ईरान के ऊपर भी इसने हमला किया था इसराइल ने जून में, उससे ट्रिगर हो गया था एक बहुत ही ब्रीफ, एक मतलब एक थोड़े समय के लिए एक एरियल वॉर शुरू हो गया था, एक क्या हो गया था, हवाई युद्ध शुरू हो गया था। एरियल का मतलब होता है हवा, एयर है ना, AERIAL, तो एयर से संबंधित है, हवाई युद्ध शुरू हो गया था। इसराइल कीप्स अटैकिंग सीरिया, लेबनान एंड यमन एट विल। इसराइल अटैक करता रहता है सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर और यमन के ऊपर अपनी मर्जी से, जब इसको करना होता है टारगेट तब ये कर देता है। बट कतर, लेकिन कतर अ वेल्दी गल्फ मोनार्की, एक बहुत ही अमीर गल्फ मतलब तेल वाला एक मोनार्की है, एक वहाँ पर देश है, सिस्टम है वहाँ पर मोनार्की का, इज़ अ US ally that hosts America's largest military base in West Asia and a crucial mediator in ceasefire talks between Israel and Hamas। अच्छा, कतर के ऊपर हमला नॉर्मल से हटके क्यों है? क्योंकि जो कतर है अ वेल्दी गल्फ मोनार्की है, इज़ अ US ally, ये एक अमेरिका का साथी है,
दैट होस्ट अमेरिकाज लार्जेस्ट मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है वो कहाँ पर है, कतर के अंदर है। उसका दोस्त भी है, लेकिन इजराइल भी अमेरिका का दोस्त है, तो ये इसके ऊपर जो हमला हुआ तो ये थोड़ा सा अलग है। एंड अ क्रूशियल मीडिएटर इन सीजफायर टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमास, और क्या है, एक क्रूशियल मीडिएटर भी है किस चीज़ में, जो इजराइल और हमास के बीच में जब बातचीत होती है, सीजफायर होता है तो कतर के अंदर बैठ के मीटिंग्स होती हैं, तो ये सीजफायर के बीच में एक मीडिएटर भी है। यहाँ पर हमला होना नॉर्मल से हटके है। येट फिर भी नन ऑफ दिस डिटर्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु क्लेम्ड फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, लेकिन फिर भी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है ना, वो किसी चीज़ से नहीं रुक रहे। हु क्लेम, उन्होंने अभी भी क्लेम करा है, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पूरी जिम्मेदारी ली है कि अटैक हमने किया है। इजरायली जेट्स targeted a house where Hamas leaders had reportedly assembled to discuss a ceasefire proposal. इजरायली जेट्स गए, जेट्स मतलब फाइटर जेट, युद्धक विमान, लड़ाकू विमान, उन्होंने टारगेट किया एक घर को, हमास लीडर, जहाँ पर ये रिपोर्ट मिली थी कि भाई वो असेंबल हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं डिस्कस करने के लिए चीज़ों को, प्लान को, प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए हमास लीडर्स कतर में बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और उसी घर पर इजराइल ने कर दिया अटैक। द स्ट्राइक ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म एंड कंडेमनेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये जो स्ट्राइक थी इजराइल की कतर में, ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, काफ़ी ज़्यादा इसकी आलोचना हो रही है, काफ़ी ज़्यादा निंदा हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व से। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल्स ग्रेटेस्ट एली विद whose blessings Mr. Netanyahu is carrying out his genocidal war on Palestinians in Gaza, said he was unhappy, while the White House has assured Qatar that there would be no more attacks. जो प्रेसिडेंट सरपंच ट्रंप साहब हैं, इजराइल के सबसे बड़े एली हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, विद हुज ब्लेसिंग, जिनके आशीर्वाद से मिस्टर नेतन्याहू कैरी आउट कर रहे हैं ये जेनोसाइडल वॉर, ये जो युद्ध चल रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद से ही इजराइल लड़ पा रहा है। ऑन पैलेस्टीनियंस इन गाजा, पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो ये वॉर चल रहा है ये सरपंच साहब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद से ही नेतन्याहू कर रहे हैं। सेड ही वॉज अनहैप्पी, तो इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हैं। आई एम नॉट दैट हैप्पी, वाइल द वाइट हाउस हैज़ अश्योर्ड कतर दैट देयर वुड बी नो मोर अटैक्स, और वाइट हाउस ने लेकिन क्या एश्योरेंस दी है कतर को कि वहाँ पर अब कोई और अटैक नहीं होगा इसराइल की तरफ से, इस चीज़ की एश्योरेंस वाइट हाउस ने कतर को दी है। बिसाइड्स द फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ सोवर्निटी, द कतर स्ट्राइक रिस्क सेटिंग बैक एफर्ट्स टू एंड द गाजा वॉर। बिसाइड द फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ सोवर्निटी, काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्रेंट यानी कि काफ़ी ज़्यादा घोर वायलेशन है सोवर्निटी की, भाई किसी देश के ऊपर अटैक करना, उसकी संप्रभुता पर क्या है, हमला है। कतर स्ट्राइक रिस्क सेटिंग बैक एफर्ट्स टू एंड द गाजा वॉर, जो गाजा वॉर को ख़त्म करने के जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आ सकती है इस वाले अटैक के बाद, इस स्ट्राइक के बाद। कतर हैज़ लॉन्ग होस्टेड हमास पॉलिटिकल लीडरशिप विद द टैसिट अप्रूवल ऑफ द यूएस एंड अदर वर्ल्ड पावर्स टू कीप चैनल्स ऑफ निगोशिएशन ओपन। कतर में ना, कतर हमेशा से होस्ट करता है, पहले से ही होस्ट करता है हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ पर मीटिंग्स होती रही हैं विद द टैसिट अप्रूवल ऑफ द यूएस, और यूएस का भी एक मूक तरीके से, साइलेंट तरीके से अप्रूवल रहता है। एंड द अदर वर्ल्ड पावर्स, और दूसरे पावर्स का भी, जो दूसरे देश हैं उनका भी कहीं ना कहीं टैसिट अप्रूवल रहता है, साइलेंट अप्रूवल रहता है। टू कीप चैनल्स ऑफ नेगोशिएशन ओपन, जिससे कि जो चैनल्स हैं, जो रास्ते हैं बातचीत के, उसको खोल कर रखा जा सके। तो कतर के थ्रू इन चीज़ों को करा जा रहा है, पूरा विश्व कर रहा है इस चीज़ को कि अगर ये समझौता हो सकता है तो कतर में मीटिंग करवा देते हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने, हमास एक्सेप्टेड अ सीज़फायर प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय द मीडिएटर्स, बट मिस्टर नेतन्याहू रिजेक्टेड इट एंड वोड टू प्रेस अहेड विद कॉन्करिंग फेमिन स्ट्रिकन गाजा सिटी। पिछले महीने हमास ने एक्सेप्ट किया था एक सीज़फायर प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय द मीडिएटर, जो मीडिएटर्स ने, जो फैसला करवा रहे थे जो लोग, उन्होंने एक प्रपोजल रखा, सीज़फायर प्रपोजल, हमास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मिस्टर नेतन्याहू ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि भाई साहब, हम तो ये जो फेमिन स्ट्रिकन गाजा सिटी है ना, जहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको हम कॉन्कर करेंगे, उसको हम कब्जा करेंगे। नाउ अब बाय अटैकिंग हमास लीडर इन द मीडिएटर कंट्री, अब जो मीडिएटर कंट्री है जहाँ पर मीडिएशन हो सकती है, उस कंट्री में हमास को अटैक कर देना, ही हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज अनविलिंगनेस टू परस्यू पीस। ही हैज़ मतलब नेतन्याहू के लिए आया है, इन्होंने क्या कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया है अपनी अनविलिंगनेस कि भाई हम कोई इच्छुक नहीं हैं शांति के।
A ceasefire could threaten his government's survival and he appears willing to prolong the war even at the cost of more Palestinian lives. एक ceasefire could threaten his government survival. अच्छा, अगर ceasefire होता है तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू की सरकार खतरे में आ जाएगी, गिर सकती है. एंड ही अपीयर्स विलिंग टू प्रोलोंग द वॉर, और वो लग रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि अभी वॉर को और खींचा जाए, युद्ध को और लंबा किया जाए. इवन एट द कॉस्ट ऑफ मोर पैलेस्टीनियन लाइफ, चाहे उसमें कितने भी पैलेस्टीनियन लोगों की जान जाती है, फिर भी वो चाहते हैं कि अब इस युद्ध को अभी और खींचा जाए जिससे कि उनकी सरकार बची रहे. द स्ट्राइक ऑल्सो डिलीवर्स अनदर ब्लो टू द ऑलरेडी फ्रेजाइल अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. अब ये जो स्ट्राइक है ऑल्सो डिलीवर्स अनदर ब्लो, इससे कहाँ पर झटका लग सकता है? टू द ऑलरेडी फ्रेजाइल, जो पहले से ही ऑलरेडी फ्रेजाइल कमज़ोर चल रहे हैं अरब इसराइल की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा. Saudi Arabia, which has walked back from normalization talks since October 7, would find it harder to recognize an Israeli state that bombs its Gulf Arab neighbor. सऊदी अरबिया जो वॉक बैक करा, जिसने विड्रॉ किया नॉर्मलाइजेशन टॉक से, जहाँ पर अक्टूबर 7 के बाद से वो नॉर्मलाइजेशन टॉक को नहीं करता था, वुड फाइंड इट हार्डर, ये काफ़ी मुश्किल में पाएगा अपने आप को, टू रिकॉग्नाइज करना इसराइल के राज्य को. मतलब राज्य स्टेट से राज्य नहीं, यहाँ पर देश से संबंधित है. इसराइल देश को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जो कि बॉम्ब कर रहा है उसके गल्फ अरब नेबर, उसके पड़ोसी को, तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. इसराइल्स अनचेक्ड मिलिट्री एग्रेशन, इसराइल का जो अनचेक, बिना चेक करे जो ये मिलिट्री एग्रेशन दिखाया इन्होंने, ऑल्सो एक्सपोजेस द फेलियर ऑफ मिस्टर ट्रम्प. ये मिस्टर ट्रम्प का भी अपने आप में एक फेलियर है. मिस्टर ट्रम्प वही सरपंच साहब हु हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, जो कि अपने आप को शांति का क्या बताते हैं, दूत, कि भाई हम शांति के दूत हैं, सरपंच साहब हैं, फैसले करवा देते हैं. विद क्लेम्स ऑफ हैविंग एंडेड इवन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मई 2025, जो ये कह रहे, जिनका ये दावा था ट्रम्प साहब का, सरपंच साहब का, कि इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था मई 2025 में, वो भी हमने रुकवा दिया था. तो ये मिस्टर ट्रम्प साहब का फेलियर है भाई. अगर आपके अंदर इतनी ही पावर है, इतनी ही एबिलिटी है, इसराइल का युद्ध क्यों नहीं रुकवा देते हो आप? बट व्हेन इट कम्स टू इसराइल, लेकिन जब ये बात इसराइल की आती है, विच इज़ फेसिंग सीरियस एलिगेशंस ऑफ वॉर क्राइम, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं वॉर क्राइम्स के, युद्ध के और जेनोसाइड के, कत्लेआम के, नरसंहार के, ही सीम्स, ही किसके लिए आया ये आया ट्रम्प के लिए. ही सीम्स आइदर अनेबल और अनविलिंग टू यूज़ द लेवरेज एट हिज डिस्पोजल. तो वो कैसे दिखते हैं? अनेबल दिखते हैं कि उनके बस की कुछ है नहीं, अनविलिंग मतलब उनकी इच्छा नहीं है, टू यूज़ द लेवरेज, अपनी जो इन्फ्लुएंस, अपनी जो पावर है वो अपने डिस्पोजल पे, अपने पार्ट पर नहीं यूज़ करेंगे, और वहाँ पर कोई शांति आपको देखने को नहीं मिलेगी. इंडिया शुड बी अलार्म्ड बाई इजराइल्स मूव टू एक्सपैंड द वॉर टू द गल्फ एंड एनर्जी रिच रीजन वेयर मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव. इंडिया को देखना चाहिए, अलार्म रहना चाहिए, हमको चौकन्ना रहना चाहिए. इसराइल के मूव को हमको ध्यान से देखना चाहिए, जो कि प्लान कर रहा है एक्सपेंड करने का अपने वॉर को. गल्फ पूरी जो एरिया है वहाँ पर, गल्फ क्या है, एक एनर्जी रिच रीजन है, वहाँ पर बहुत सारा तेल वगैरह है, गैस वगैरह है जो हम परचेज करते हैं उनसे. वेयर मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव, और जहाँ पर मिलियंस मतलब लाखों इंडियंस भी वहाँ पर रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ कंडेम्ड द वायलेशन ऑफ कतर सॉवरेनिटी विदाउट नेमिंग इसराइल. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या करा है? कंडेम किया, निंदा करी है वायलेशन की. ये जो वायलेशन हुई है, जो हिंसा हुई है कतर की सॉवरेनिटी पर, विदाउट नेमिंग इसराइल, बिना इसराइल का नाम लिए मिस्टर मोदी ने निंदा की है, आलोचना की है इस हमले की. इंडिया शुड बी मोर फोर्थराइट इन अपोजिंग इसराइल्स रीजनल वॉर. इंडिया को और ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से अपोज करना चाहिए इसराइल के रीजनल वॉर को. एंड वर्क विद अदर रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया. और काम करना चाहिए दूसरे रीजनल और ग्लोबल पावर्स के साथ में कि भाई वो रिस्टोर करें, पुनर्स्थापित करें स्टेबिलिटी, मतलब शांति स्थापित करें वेस्ट एशिया के अंदर. एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर सामने आई, क्या चल रहा है. अब इसराइल ने कतर तक को अटैक किया है, तो इसराइल के साथ जो चीज़ें हैं उसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है. कोई नहीं, अच्छा डिटेल था, मज़ा आया पढ़ के. आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्रहेंशन, उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया से समझ में आया होगा सारा. कॉम्प्रहेंशन MCQs करते हैं. What made Israel's September 9, 2025 attack on Qatar particularly alarming? सितंबर 9, 2025 को जो अटैक किया इसराइल ने कतर के ऊपर, इसको अलार्मिंग क्यों बता रहे हैं, इसको चिंताजनक क्यों बता रहे हैं? बताइए कभी क्यों बता रहे हैं इसको चिंताजनक. कतर हैज़ ओपनली सपोर्टिंग हमास मिलिट्री. नहीं, हमास मिलिट्री को कतर सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ पर तो मीडिएशन टॉक्स होती हैं. कतर इज़ ए US एली. हाँ, कतर जो है वो क्या है, US एली का दोस्त. US का क्या है, एली है मतलब दोस्त है, और की मीडिएटर है सीज़फायर टॉक्स में.
वहाँ पर अटैक हो जाना थोड़ा सा चिंताजनक है, ये ऑप्शन हो सकता है। कतर हैड विड्रॉन फ्रॉम अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन टॉक्स, नहीं ऐसा नहीं है। कतर इज़ द ओनली गल्फ कंट्री विद नो यूएस प्रेशर, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कतर यूएस का भी दोस्त है, साथी है, और की मीडिएटर है सीज फायर टॉक्स में, जहाँ पर हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर टॉक्स होती हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाई इज नेतन्याहू बिलीव टू बी प्रोलॉन्गिंग द वॉर डिस्पाइट ग्लोबल प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भी क्यों प्रोलॉन्ग कर रहा है नेतन्याहू, क्यों वॉर को आगे बढ़ा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? एडिटोरियल में क्या बताया? ही वांट्स टू सिक्योर मोर मिलिट्री एड फ्रॉम द यूएस, ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। अ सीज फायर कुड थ्रेटन हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल, हाँ ये आया था कि उसकी सरकार गिर सकती है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही समस्या है, जिस वजह से ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वॉर को। हाउ डज द अटैक ऑन कतर अफेक्ट द अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कतर में जो अटैक हुआ वो अरब इजराइल को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेगा? इट एक्सेलरेट्स रिकॉग्निशन टॉक्स विद अरबिया, नहीं है। इट फोर्सेस हमास टू लीव कतर इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी भी हमास वहाँ पर आपको मिलेगा। इट डिलीवर्स अनदर ब्लो, एक दूसरा एक झटका है, कहाँ पर? मेकिंग रिकॉग्निशन हार्डर फॉर सऊदी अरबिया, हाँ सऊदी अरबिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो अब शायद इसराइल को रिकॉग्नाइज ना कर पाए एज ए स्टेट। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ग्रामर क्वेश्चन, एरर फाइंड करना है। इसराइल हैज़ बॉम्ब्ड अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज बिसाइड डेवास्टेटिंग गाजा, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पर एरर मिलेगा वहीं पर स्पोर्ट करना है। इसराइल सिंगुलर है, हैज़ बॉम्ब्ड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, ठीक है। बिसाइड्स डेवास्टेटिंग गाजा, एरर क्या इसमें? इंडिया हैज़ बॉम्ब्ड अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, कोई एरर नहीं है यहाँ तक। बिसाइड्स डेवास्टेटिंग गाजा, नो एरर है भाई, कोई एरर नहीं है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ज़रूरी थोड़ी एरर होगा, नहीं भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक करना है। इजराइल्स अनचेक्ड अग्रेशन, इसराइल का जो अनचेक्ड अग्रेशन रहा, डैश सीरियस डाउट्स अबाउट नेशनल पीस, रीजनल पीस, क्या करता है? रेज करता है, रेज्ड, रेजेस या फिर रेजिंग। इसराइल का अनचेक्ड अग्रेशन जो है वो क्या करता है? उठाता है, सीरियस डाउट्स उठाता है, मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, रेजेस। सी ऑप्शन करेक्ट। स्पॉट करेंगे इम्प्रूवमेंट। इंडिया शुड कंडेम्ड द वायलेशन ऑफ कतर्स सोवर्निटी विदाउट नेमिंग इसराइल, इंडिया को कंडेम करना चाहिए वायलेशन ऑफ कतर्स सोवर्निटी विदाउट नेमिंग इसराइल। एरर में देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। इंडिया शुड कंडेम, देखो शुड है ना, शुड क्या है? मॉडल है, तो मॉडल के साथ में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर तो कंडेम्ड कर दिया इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंडिया शुड बी कंडेम, नहीं। इंडिया मस्ट कंडेम, मस्ट क्यों करेंगे? शुड है तो शुड ही रहने दीजिए। इंडिया शुड कंडेम, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन है, पढ़ो इसको ध्यान से और फिर इसको करवाते हैं। पढ़ो जल्दी फटाफट, आप इसको पॉज करेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ। इजराइल्स रीसेंट स्ट्राइक ऑन कतर हैज़ बीन कॉल्ड रेकलेस डैश इन द रीजनल कन्फ्लिक्ट, इसराइल की रिसेंट स्ट्राइक जो कतर पर हुई उसको क्या 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 कहला रही है? वो क्या है वो चीज़? एक रेकलेस क्या है? एस्केलेशन है, इन द रीजनल कन्फ्लिक्ट में एस्केलेशन हो गई है। रिट्रीट कंसेशन दे दिया, विड्रॉवल, देखो विड्रॉवल जैसी कोई चीज़ नहीं है, कंसेशन दिया नहीं है, रिट्रीट है नहीं, एस्केलेशन हुई है, भड़क हुई है, एस्केलेट करा गया है, भड़काया गया है चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हुई है, ये ऑप्शन करेक्ट। द अटैक नॉट ओनली वायलेटेड कतर्स सोवर्निटी बट ऑल्सो जेपर्डाइज्ड द फ्रेजाइल डैश प्रोसेस दैट मीडिएटर्स हैड बीन वर्किंग ऑन, ये जो अटैक है वायलेट करता है कतर की सोवर्निटी को, बट ऑल्सो जेपर्डाइज और खतरे में डालता है किस चीज़ को? फ्रेजाइल, जो कमज़ोर, कैसा प्रोसेस? हॉस्टिलिटी के प्रोसेस को। हॉस्टिलिटी का प्रोसेस थोड़ी ना चल रहा है वहाँ पर मीडिएटर्स के बीच में, पार्टीशन का थोड़ी चल रहा है, अग्रेशन का थोड़ी, भाई मीडिएटर्स के बीच में जो प्रोसेस है वो अग्रेशन का तो नहीं चल रहा होगा, वो चल रहा होगा नॉर्मलाइजेशन का, कि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। तो नाजुक जो फ्रेजाइल नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जो मीडिएटर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिस पर, उसको जोपर्डाइज कर देता है, उसको खतरे में डाल देता है। जोपर्डाइज बहुत प्यारा वर्ड है, इसको मार्क कर लो। जोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, भारत के लिए, द सिचुएशन इज स्पेशली कंसर्निंग, काफ़ी कंसर्निंग, चिंताजनक सिचुएशन है। गिवन इट्स डीप एनर्जी टाइज विद गल्फ एंड द मिलियंस ऑफ इंडियंस हु लिव देयर, गल्फ के साथ में और लाखों जो इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पर, उस चीज़ को देखते हुए इंडिया के लिए चिंताजनक है बात। ऑब्जर्वर्स आर्ग्यू दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी's cautious statement condemning the violation without naming Israel shows India's reluctance to take a more dash stance in the conflict। कह रहे हैं कि मोदी का जो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉशियस स्टेटमेंट आया था ना, जो कंडेम किया उसने वायलेशन को बिना नाम लिए,
तो शोज ये क्या दिखाता है, इंडिया की रिलक्टेंस है, कहीं ना कहीं हम झिझक रहे हैं, बच रहे हैं टू टेक अ मोर, क्या चीज़, एक पैसिव स्टांस नहीं, एक न्यूट्रल स्टांस तो कुछ कहेगा ही नहीं, सबमिसिव है नहीं, फोर्थ राइट एकदम डायरेक्ट स्टांस नहीं ले पा रहे हैं हम इस कन्फ्लिक्ट में, डायरेक्ट तरीके से हम निंदा नहीं कर पा रहे हैं इसराइल की। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, PQRS करिएगा। रीअरेंज करना है एक कोहेरेंट मीनिंगफुल सेंटेंस में, बताइए। बट हिज टेसिट अप्रूवल ऑफ वायलेंस, द लीडर स्पोक फोर्थलाइटली अबाउट पीस, रिवील्ड अ फ्लैग्रेंट कॉन्ट्राडिक्शन एंड लेफ्ट द पब्लिक डाउन इन द डंप्स। देखो एंड से शुरुआत कभी नहीं होगी, सेंटेंस की, पैराग्राफ की शुरुआत एंड से नहीं होगी। इसका मतलब है पहले कोई बात हुई है उसके साथ में एंड जुड़ेगा, तो एस ऑप्शन तो सबसे पहले कटेगा। आर ऑप्शन अगर कहीं है रिवील्ड, वर्ब से शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस अगर उसमें होगा इंटरोगेटिव में तभी वर्ब से शुरुआत होगी। आर ऑप्शन तो नहीं है, अगर होता तो उसको भी काट देते। बट हिज टेसिट, बट का मतलब है कि पहले कोई बात कही गई और उसको काटने के लिए उसके विरोध में बट से शुरुआत करके दूसरी बात कही गई, तो ए और डी ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचते हैं बी और सी। तो 50% काम हो चुका है। QPRS एंड QRSP, बताइए कभी। देखो इतना समझ में आ गया कि शुरुआत होगी क्यू से। द लीडर स्पोक फोर्थराइटली अबाउट पीस, लीडर ने क्या करा है, स्पोक करा है, बातचीत करी है, फोर्थराइटली एकदम सीधा, अबाउट पीस, पीस के बारे में। बट या फिर रिवील्ड, बट हिज टेसिट अप्रूवल ऑफ वायलेंस रिवील करता है फ्लैग्रेंट कॉन्ट्राडिक्शन को, और लेफ्ट इन, हाँ ये हो जाएगा पी, क्यू के बाद पी आ जाएगा, RS, QPRS कौन से में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यू के बाद आर नहीं लाएंगे क्योंकि उसको बोलना चाहिए फोर्थराइटली अबाउट पीस, लेकिन बट ये इसका विरोध में होगी बात क्या, कि उसका जो टेसिट अप्रूवल, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई पीस के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उसका जो टेसिट अप्रूवल है लीडर का वायलेंस के लिए, रिवील करता है एक फ्लैग्रेंट कॉन्ट्राडिक्शन को, कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, एंड लेफ्ट द पब्लिक डाउन इन द डंप्स। तो एस ऑप्शन सबसे लास्ट में, QPRS इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये आंसर की दी गई है, आपको मिल जाएगी PDF से, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से। ऑलराइट, अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद जितना आपने वोकैब पढ़ाया आज की तारीख में सब कुछ याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस विद मिक्स्ड ट्रिकी MCQs। पहला देखिए, ही हैंडल्ड द मशीन सो केयरलेसली दैट इट ऑलमोस्ट कॉज्ड अ मेजर एक्सीडेंट, कि भाई इतने केयरलेस तरीके से मशीन को हैंडल किया कि इससे लगभग एक्सीडेंट होने ही वाला था। तो ये जो मैनर था, केयरलेस मैनर, इसको क्या बोलेंगे, प्रूडेंटली, कॉशियसली, रेकलेसली, केयरफुली। रेकलेसली, लापरवाही से, सी ऑप्शन करेक्ट है। सडन राइज इन फ्यूल प्राइसेस, सडन राइज हुआ फ्यूल के प्राइस में, उसको क्या बोलते हैं, एस्केलेशन बोलते हैं, रिडक्शन, मॉडरेशन, या फिर सेटलमेंट। बढ़ रही है ना, राइज हो रहा है, तो राइज को क्या बोलते हैं, एस्केलेशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। शी नेवर हाइड्स हर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को कभी नहीं छुपाती, ऑलवेज स्पीकिंग विद ब्लंट ऑनेस्टी, एकदम साफ सुथरी ऑनेस्टी के साथ में बात को बोलती है। ब्लंट मतलब साफ, मतलब क्या, फोर्थराइट, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्मी ने लॉन्च करा एक सडन वॉयलेंट अटैक एनिमी के कैंप पर, इसको क्या बोलते हैं, अटैक को पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, वॉयलेंट अटैक को बोलते हैं असॉल्ट, असॉल्ट किसी के घावों पर नमक फेंक दिया, मतलब क्या, हमला कर दिया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। साइक्लोन लेफ्ट द कोस्टल सिटी इन रूइंस, द सिचुएशन कैन बी, साइक्लोन ने क्या कर दिया, कोस्टल सिटी को एकदम रूइंस कर दिया, बर्बादी कर दी, तो रिस्टोर कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, रिपेयर कर दिया, नहीं, डिवास्टेट कर दिया, तबाह कर दिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ही वांटेड टू चीट इन द एग्जाम बट द स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर स्टॉप्ड हिम, वो क्या करना चाहती थी, चीट करना चाहती थी, लेकिन स्ट्रिक्ट था इन्विजिलेटर, उसने क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप को पूछ रहा है, रोकने को क्या बोलते हैं, डिटर करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किलिंग ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की किलिंग कर देना, या किसी एक रेस के ऊपर, किसी एक नेशनलिटी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रेक करना ट्रैफिक रूल को ओपनली और एंड सेमलेसली इज ए कैसी वायलेशन है, एक फ्लैग्रेंट, हिडन, सटल, छोटी सी, कंसील, छिपी नहीं, फ्लैग्रेंट एकदम क्लियर वायलेशन है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हिज एब्सेंस वॉज टेकन एज एग्रीमेंट, उसकी जो हिज साइलेंस वॉज टेकन एज एग्रीमेंट, उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी थी, उसको एक एग्रीमेंट के तरीके से लिया गया। इवन दो ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, तो मतलब क्या, चुप था लेकिन उसकी सहमति थी, उसको बोलते हैं टेसिट, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एंटीक वेस मस्ट बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर बिकॉज इट इज़, एंटीक वेस है, उसको एक बहुत ही ध्यान से हैंडल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो टूट सकता है, मतलब क्या, वो कमज़ोर है, फ्रेजाइल, इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही यूज हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उसने क्या करा है, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज़ करा है सिक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो इन्फ्लुएंस का मतलब पूछ रहे हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, लेवरेज, बी ऑप्शन करेक्ट है। द लॉयर
यूज एवरी पॉसिबल ट्रिक टू विन द केस, केस जीतने के लिए लॉयर ने सारी पॉसिबल ट्रिक लगाई। तो ही रिलाइड ऑन हिज क्या, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, सिंगल चांस, साइलेंट एफर्ट, हाफ अटेम्प्ट। नहीं, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, जितनी ट्रिक्स थी सब लगा दी। ए ऑप्शन करेक्ट है। द डिप्लोमेट हैड टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन टू हॉस्टाइल नेशन, डिप्लोमेट को मेंटेन करना चाहिए, डेलिकेट बैलेंस बनाना चाहिए दो हॉस्टाइल नेशंस के बीच में। वॉकिंग द टाइट रोप, रिलैक्सिंग ऑन हॉलीडेज, एंजॉइंग स्टेबिलिटी, स्लीपिंग पीसफुली। नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वॉकिंग द टाइट रोप। ये ऑप्शन करेक्ट है, 13 का ये ऑप्शन है। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद, ही रिमेन्ड सैड फॉर वीक्स, हफ्तों तक वो दुखी रहा। हिज मूड वॉज, उसका मूड कैसा था, चीयरफुल था, जोयस था, होपफुल नहीं। डाउन इन द डम्प्स मतलब दुखी था, उदास था। ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन द मैनेजर सेड सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैंडल्ड, मैनेजर कहता है सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैंडल्ड, इस तरीके से आप हैंडल करते हो। व्हाट अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब ये क्या मजाक में बोली गई बात है। तो फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है, एक सिचुएशन खतरनाक है, उसकी वो कर रहा है क्रिटिसिज्म, तो सार्कास्टिक क्रिटिसिज्म हो रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर तारीफ नहीं हो रही, यहाँ पर प्रेज नहीं करी जा रही, यहाँ पर हो रही है क्रिटिसिज्म। बी ऑप्शन 15 का करेक्ट रहेगा। द प्रोजेक्ट फेस्ड डिलेज ड्यू टू हैविरियन, हैविरियन की वजह से डिले हो गया है प्रोजेक्ट, तो उसने क्या फील करा है, क्या फेस करा है, सेटबैक। 16 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग द मीटिंग, शी सजेस्टेड अ न्यू आइडिया, उसने एक नया आइडिया दिया, तो उसने क्या करा, पुट फॉरवर्ड, वॉक बैक को विड्रॉ होता है, हेड रिजेक्टेड, पुट फॉरवर्ड किया मतलब सजेशन दिया है एक नए आइडिया का। ये ऑप्शन करेक्ट है। द मिनिस्टर विड्रू हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, मिनिस्टर ने क्या करा, विड्रू किया, नहीं वापस लिया अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को, मतलब क्या, पुट फॉरवर्ड नहीं है, वॉक बैक को बोलते हैं विड्रू करना, ठीक है, विड्रू करना मतलब वॉक बैक करना। 18 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द शेफ होता है जो खाना बनाता है, द शेफ कट द वेजिटेबल्स इनटू स्मॉल पीसेस, उसने स्मॉल पीसेस में काटा, बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले। तो चॉप अप का मतलब होता है टुकड़ों में काटना। ए ऑप्शन करेक्ट है। 20, एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर है, फॉल हो रही है हाइट से जब पानी गिरता है उसको बोलते हैं झरना, यानी कि वाटरफॉल। ए ऑप्शन करेक्ट। मोजार्ट वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, म्यूजिक में बहुत ज़्यादा स्किल था, मतलब क्या था वो, वर्टूसो, जिसके अंदर बहुत बढ़िया कला है, गुण है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब 2 क्वेश्चन बचे होंगे, हाँ इनमें से आप देंगे इसका आंसर। शेक्सपियर ने लिखी है 154 पोयम, 14 लाइन की है सारी। सच ए पोयम यूज उसको क्या बोलते हैं, सोनेट, एपिक, ओड, बैलेट। बताओ भाई, इसमें से आप बताएंगे 14 लाइन की पोयम को क्या बोलते हैं। ऑल स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो स्कूल रूल्स, इसको भी यहाँ पे बता दो। रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को क्या बोलते हैं, इग्नोर करना, ब्रेक करना, मॉडिफाई करना या फिर अडेयर करना। दोनों के 22 और 23 के आंसर देंगे आप, और वर्ड्स लिखेंगे, ABCD कोई नहीं लिखेगा। ऑलराइट, आज कितने क्वेश्चंस थे, 10 और यहाँ पर 23 थे। इजी क्वेश्चंस थे, 10 में से 8+ आपके आने चाहिए मार्क्स, और यहाँ पर 23 में मॉडरेट लेवल के थे, यहाँ पर 17+ आने चाहिए। तो लगभग 33 में से आपके 25+ मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं उसका एक अच्छा स्कोर है। ये एक सेफ स्कोर है, आप काफ़ी कुछ डेली बेसिस पर सीख रहे हो, आपकी नॉलेज ठीक है। तो 25+ जिसका भी स्कोर है कमेंट में बताएंगे। ऑलराइट, चलिए, वीडियो अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, लगातार मेहनत करते रहिए विदाउट एनी संडे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।